नमस्कार, आप देख रहे हैं मेजबान न्यूज। मैं हूं पूजा सिंह आपके साथ और कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की, जहां एक तरफ सियासत और संग्राम हो रहा है। अब सवाल यह है कि इसका अंजाम क्या होगा, क्योंकि पहले जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया जाता है, फिर उसके बाद आज की बात करें तो कांग्रेस के तमाम आला नेता पहुंचते हैं प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना देने के लिए। हालांकि पुलिस ने उन्हें डिटेन किया है, जिनमें राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी हैं और तमाम कांग्रेस के बड़े लीडर्स हैं जिन्हें डिटेन किया गया है। अब इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं सुरिंदर पाल जी। सुरिंदर जी, आपसे मेरा पहला सवाल यही है कि आज जो दिल्ली में हमने तस्वीर देखी कि प्रधानमंत्री आवास के बाहर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने, कांग्रेस के तमाम आला नेताओं ने प्रदर्शन किया, धरना दिया और उनमें पंजाब कांग्रेस के भी कई बड़े लीडर्स शामिल थे। इस पहले तो जानना चाहूंगी आपसे कि इस धरने को आप, इस प्रोटेस्ट को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पंजाब, अगर पंजाब के संदर्भ में बाद में बात करते हैं, पहले हिंदुस्तान के संदर्भ में बात करते हैं कि पिछले कुछ दौर में आपने पिछले करीब हम 12 साल से देख रहे हैं कि कांग्रेस देश में एक हाशिए पे चल रही है और बड़े बड़े जो उनके अपने राज्य हैं, राजस्थान जहां पे कांग्रेस की सरकारें कई बार रही हैं, हरियाणा हरियाणा में थोड़ी सी चूक पे कांग्रेस सत्ता तक नहीं पहुंच पाई, मध्य प्रदेश में सरकार बना के सरकार गिर गई। ये तो वो उत्तरी राज्य हैं जहां पे कांग्रेस की अपार संभावनाएं रहती हैं, नेक टू नेक भाजपा के साथ इनकी फाइट रहती है। अगर हम साउथ में चले जाएं तो कर्नाटका है, अभी तो बाकी जगह तो इनके गठबंधन से सरकार बन रही है, केरला में अभी बनी है। लेकिन कांग्रेस को अपने आप को खड़ा करने के लिए देश में एक ऐसा मुद्दा चाहिए था कि जिसमें उनके पास युवाओं का जोश और युवाओं की नाराजगी, क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि युवा जो है वो परिवर्तन का सबसे बड़ा जिम्मेदार और सबसे अहम कड़ी होती है। आप पुराने आंदोलन जितने हैं, जेपी आंदोलन हुआ है, वीपी सिंह का आंदोलन हुआ है, ये सारे आंदोलन जब भी हुए हैं इनमें युवाओं का खास योगदान रहा है। चाहे वो अन्ना हजारे की मूवमेंट रही है, उसमें युवाओं ने बहुत ज्यादा उसमें योगदान दिया। लेकिन अब कांग्रेस उसी रास्ते का इंतजार कर रही थी जो कांग्रेस को अभी जो आके निकट आके ये पंजाब के चुनावों से समझ लीजिए, पहले तो कई राज्यों के चुनाव होने हैं, उत्तर प्रदेश के चुनाव भी होने जा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस को एक ऑक्सीजन मिल गया और कांग्रेस इस ऑक्सीजन के सहारे देश में खड़ा होने की कोशिश करी है, क्योंकि एक बात तय है कि जब तक सड़कों पे नहीं आएगी कांग्रेस तब तक आम आदमी का, आम लोगों का, आम युवाओं का उन पे विश्वास नहीं होगा। रैलियों में खड़े होकर भाषण देना, रैलियों में भीड़ जुटाना कोई बड़ी बात नहीं होती है, पीआर एजेंसी सब कर लेती हैं। लेकिन ये है कि अपनी बात युवाओं के दिल में, लोगों के दिल तक ले जाना, उसके लिए लोगों को दिखाना पड़ेगा कि मैं आपके हूं। किसी के घर में खाना खाने से सत्ता परिवर्तन नहीं होती। परिवर्तन तब आता है जब आप उनके साथ खड़े होते हो, दुख में खड़े होते हो। खास करके ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है। आप समझिए कि पिछले कुछ दौर में जिस तरह से नीट के पेपर लीक हुए हैं, 2 बार हो गए, सुप्रीम कोर्ट तक पेपर रद्द कर चुका है और कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, दिल्ली में हो चुकी है, महाराष्ट्र में हो चुकी है, कोचिंग सेंटर कई पकड़े गए हैं, दलाल पकड़े गए हैं, इवन ट्रांसलेटर जिन्होंने पेपर्स बनाए हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। बहुत बड़ा मतलब इस देश में इसको लेकर युवाओं में आक्रोश चल रहा है और 22 लाख जो है वो प्रभावित हुए हैं युवा। अब 22 लाख को सीधा टच करना है तो राहुल गांधी के पास इससे बेहतर मौका नहीं था और उन्होंने आज उस मौके में एक बहुत ही सीक्रेट ढंग से, जिसे खुफिया तरीके से कही और अब उन्होंने अपना एक तरीका बनाया। और मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्मदिन भी था, उनके जन्मदिन पे उनके निवास पे जुटे और उनको ये सबको यही था कि इनके जन्मदिन, मल्लिकार्जुन का 84 साल के हो गए हैं भाई, उनको जन्मदिन की बधाई देने सांसद आ रहे हैं। लेकिन वहां से जिस तरह से पैदल मार्च कर वो प्रधानमंत्री के आवास की तरफ बढ़े हैं, उससे एकदम जो 100 मीटर पीछे ही उनको रोक लिया गया। और राहुल गांधी ने जिस तरह से सड़क पे लेट के ये दिखाना चाहा है, गिरफ्तार हुई है प्रियंका गांधी को, गाड़ी में ले गए हैं। पंजाब के सांसदों को भी फोकस वहां पे हुआ है, चन्नी का, गुरजीत औजला, सुजिंदर रंधावा ये बहस करते दिखाई दिए हैं पुलिस से। इसमें जो है कांग्रेस में एक जमीन में जो संघर्ष की रूप होती है, संघर्ष के साथ जो राजनीति जुड़ी होती है, ये कांग्रेस उसको लेके आगे बढ़ रही है और युवाओं के जरिए वो देश की सत्ता तक पहुंचने का प्रयत्न करेगी। क्योंकि आपको भी पता है कि वीपी सिंह की सरकार कैसे गई थी, सबको पता है। तो उन्हीं मामलों को लेके ये फिर एक आंदोलन खड़ा करने की तैयारी चल रही है। हालांकि कांग्रेस ने उससे परहेज किया है। जो कांग्रेस जनता पार्टी का आंदोलन चल रहा था, सोनम वांगचुक था, उसमें आम आदमी पार्टी के लीडर्स जा रहे थे,
उससे थोड़ा ओपनली राहुल गांधी ने ग्रेस किया, लेकिन एकदम से प्रधानमंत्री के आवास तक पहली बार ये 12 साल में पहली बार हुआ है कि कांग्रेसी सांसद वहां पे पहुंचे हैं। प्रियंका गांधी राहुल गांधी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है, और एक तरह से ये आने वाले चुनावों से भी इसको जोड़ के देखा जा सकता है कि कांग्रेस जहां जहां पे बैकफुट पे जा रही थी, अब थोड़ा सा खड़े होने के लिए कांग्रेस को संघर्ष का रास्ता अख्तियार मिलेगा। दूसरी बड़ी बात है, इसमें एक राजनीति बहुत बड़ी हुई है। आप देखिए, इसी सारे आंदोलन में कहीं पे भी इंडी गठबंधन नहीं है। इंडी गठबंधन खत्म हो गया। अब कांग्रेस वर्सेस केंद्र सरकार लड़ाई शुरू हो गई है। इसमें मुलायम सिंह यादव के बेटे जो अखिलेश यादव है, वो तत्काल राहुल गांधी के साथ आके बैठ गए हैं, और ये दोनों जो है अब देश की राजनीति में एक मजबूत विपक्ष बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने इसका विरोध किया है। आम आदमी पार्टी ने राहुल गांधी की इस जो आज का प्रदर्शन है इसका विरोध किया। उन्होंने बोला कि यह ध्यान भटकाने की कोशिश की गई है। वहां कांग्रेस जनता पार्टी में छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, बुरी तरह से हुआ, और उनकी पिटाई की गई है। कांग्रेस जो है एक तरह से उसको डैमेज कंट्रोल करने में कि उधर से ध्यान हट के इस तरफ आए, उसकी तरफ किया। लेकिन कांग्रेस ने भी इसके ऊपर बड़ा कटाक्ष किया है कि जहां जहां कांग्रेस मजबूत होती है वहां वहां हराने के लिए आम आदमी पार्टी क्यों आती है। गुजरात से लेकर उन्होंने कई उदाहरण दिया कि जहां जहां हमें हराने की कोशिश हुई है, हरियाणा में हुई है, वहां आम आदमी पार्टी को जानबूझ के वहां पे आके जहां कांग्रेस जीत सकती थी हराने की कोशिश की, इसलिए बी टीम तो आम आदमी पार्टी है। लेकिन ये है कि इसमें इंडी गठबंधन जिसको लेके कुछ साल पहले एक बड़ा लग गया था कि इंडी गठबंधन बहुत मजबूत होगा, अब उसमें साफ दिख रहा है कि अब जो पार्टी है वो राहुल गांधी और अखिलेश ये दोनों मिलकर विपक्ष की भूमिका की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जी, अब यहाँ पर आपने जिस तरीके से बात की है कि ग्राउंड पर उतरना, युवाओं के लोगों के साथ कनेक्ट करना जरूरी होता है, क्योंकि रैलियों के अंदर भीड़ आना बहुत अमूमन आम बात होती है, पीआर देखता है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि राहुल गांधी ने तो भारत जोड़ो यात्रा भी की थी। बहुत सारे सेलिब्रिटी, बहुत सारे लोग उन्हें देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए सड़क पर आए थे, लेकिन वो भीड़ जो है वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाई थी। तो आप इसे कैसे देखते हैं कि वो स्ट्रैटेजी तो उन्होंने उस समय भी अपनाई थी? जी जी जी, यहाँ पे आपकी बात से मैं थोड़ा सा असहमत हूँ। कांग्रेस 44 सीटों पे थी, कांग्रेस 44 सीट पे थी, कांग्रेस 99 पे आई। आप ये समझिए कि 55 सीट्स कांग्रेस बढ़ी है, और उस दौर में बढ़ी है जहां देश में मजबूत जो है सरकार थी देश में, और जिसके ऊपर सबसे बड़ा उनके पास राम मंदिर का मुद्दा था। उन्होंने राम मंदिर का निर्माण करवाया, और उन राज्यों में भी कांग्रेस को अच्छी सीटें मिली हैं जहां पे हिंदुओं का बहुबल। राजस्थान में अच्छी सीट्स मिली है, यूपी में अच्छी सीट्स मिली। तो कांग्रेस को क्यों मिली है ये सीट्स? 55 डबल से ज्यादा आंकड़ा गया, इसीलिए गया क्योंकि वो एक यात्रा निकाली। ये बात बिल्कुल सटीक है राजनीति में कि जो संघर्ष में उतरेगा वही बनेगा। सोशल मीडिया पे आईटी सेल ये तमाम चीजें चलती हैं, एक वॉर रूम चलते हैं, लेकिन आज का युवा ये देख रहा है क्या आप हमारे लिए खड़े हुए हैं? अगर आज राहुल गांधी ने संघर्ष किया, कम से कम जब भी वोटिंग का समय आएगा, एक बात तो इनकी वीडियोस जारी होंगी, युवाओं के दिल में ये बात तो रहेगी कि राहुल गांधी ने हमारे लिए थाने में गए हैं, हम इनको गिरफ्तार करके मॉडल टाउन ले जाया गया, प्रियंका गांधी को गिरफ्तार किया गया, इन जमीन पे लेटे हैं, इनको उठा के ले जा रहे हैं पुलिस वाले। ये बातें हमेशा याद रखी जाती हैं कि संघर्ष में किसने साथ दिया था। इसलिए भारत जोड़ो यात्रा का एक फायदा हुआ था कांग्रेस को, इसमें कोई शक नहीं है कि तो आज जो हुआ है, क्या इसका फायदा भी कांग्रेस को मिलेगा? हाँ, अभी देखिए वो चुनाव जो दूर है, अभी तो चुनाव लोकसभा के बहुत टाइम पड़ा है, अभी 2.5-3 साल पड़े हैं, लेकिन नहीं, स्टूडेंट्स तो सभी जगह के होते हैं। आपने राजस्थान का जिक्र किया, जिस टाइम अशोक गहलोत की सरकार थी, 14 से लेकर 26 एग्जाम्स ऐसे थे जिनमें पेपर लीक हुआ और कैंसिल हुआ। उस टाइम पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। एक ये सवाल भी उठ रहा है जी कि जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं वहां पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। देखिए, होती तो ये तमाम राजनीति है जी। अब पॉलिटिकल लोगों ने तो राजनीति करनी है, उनका काम ही यही है। अब उनको मुद्दा चाहिए कि मुद्दे को भुनाना कैसे। लेकिन जब अपने ऊपर बात आती है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि जब अपने ऊपर बात आएगी तब उस मुद्दे को भूल जाएंगे। लेकिन अब बात धर्मेंद्र प्रधान की तरफ उठ रही है, कांग्रेस जनता पार्टी ने इस आंदोलन को खड़ा किया है, तो निश्चित तौर से कांग्रेस उसको कैच करने की कोशिश की है। आम आदमी पार्टी ने अन्ना हजारे के आंदोलन को कैच नहीं किया, 100% कैच किया। आप समझिए कि जो पार्टी खड़ी नहीं हुई थी, जिसका जन्म ही नहीं हुआ था, अन्ना हजारे के आंदोलन से निकल के वो पार्टी दिल्ली की सत्ता पे काबिज हो गई, पंजाब की सत्ता पे काबिज हो गई। और 2014 में ही जब अन्ना हजारे आंदोलन हुआ, उसके तत्काल बाद पंजाब में 4 लोकसभा सीट जीत गए।
आप देखिए 4 लोकसभा सीट जीतना, पहली बार खड़े होना, 4 सीट जीतना, कई सीटों के ऊपर नेक टू नेक फाइट हुई। तो इसका मतलब ये होता है कि एक आंदोलन जो है उसका इम्पैक्ट जरूर पड़ता है, जी, असर जरूर अब पड़ता है। यहाँ पर सुरेंद्र जी एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि जो युवाओं से कनेक्ट करने वाला मुद्दा है, बेसिकली तो वो जंतर मंतर पर उठा था। वहां पर आम जी आदमी पार्टी के तमाम नेता पहुंचे थे सपोर्ट करने के लिए। लेकिन अगर आज के इस धरने की बात करते हैं तो आज यहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेता नहीं पहुंचते हैं, आज समाजवादी पार्टी के नेता पहुंचते हैं यहाँ पर, साथ ही साथ यहाँ पर सुप्रिया सुले पहुंचती हैं। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने इससे दूरी बनाकर रखी है कांग्रेस के इस पूरे धरने से। इस पूरी कैलकुलेशन को कैसे देखते हैं? आम आदमी पार्टी ने ये भी जो है, आम आदमी पार्टी ने ये आरोप लगाया कांग्रेस पर कि भाई उन्होंने जो कल का धरना प्रदर्शन था स्टूडेंट्स का, उसको हाईजैक कर लिया, उसको अपनी तरफ मोड़ लिया, उसका फायदा उठाने की कोशिश की है। देखिए, इसमें कोई शंका नहीं है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा जो है राजनीतिक तौर पे दुश्मन बन चुके हैं। उसका मुख्य कारण है कि पंजाब से सत्ता का छीनना, पंजाब में आकर और कांग्रेसी नेताओं के ऊपर एफआईआर दर्ज कर। पंजाब में सुखपाल खैरा पे एफआईआर दर्ज हुई, जेल गए। पंजाब में इधर साधु सिंह धर्मसोत पर एफआईआर हुई, जेल गए। पंजाब में पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु पर एफआईआर हुई, जेल गए। पंजाब के बहुत से कांग्रेसी नेताओं के ऊपर पर्चे दर्ज किए गए। प्रताप सिंह बाजवा विपक्ष के नेता, उनके ऊपर आम आदमी पार्टी ने एफआईआर दर्ज करी। अमरिंदर राजा वड़िंग को एससी कमीशन, जो कि आम आदमी पार्टी के लीडर जिसके ऊपर बैठे हुए हैं जसवीर सिंह गढ़ी, उन्होंने कितनी बार समन करके बुलाया। तो कांग्रेस को पंजाब में एक सेटबैक देने में आम आदमी पार्टी की अहम भूमिका रही है। कांग्रेस की सत्ता छीनने में आम आदमी पार्टी की अहम भूमिका रही है। तो आम आदमी पार्टी जहां जाएगी कांग्रेस उसका विरोध करेगी। अगर वो उधर गए हैं तो कांग्रेस इधर आएगी। तो निश्चित तौर पे इनकी राजनीतिक जो विचारधारा मिल नहीं सकती आपस में। दिल्ली में जो है आपके सामने है, शीला दीक्षित की सरकार थी, उसको कांग्रेस को वहां पे खत्म किया आम आदमी पार्टी ने। हरियाणा में जब चुनाव थे, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए और वो 1.5-2% वोट ले गए। कांग्रेस 0.5% पे वहां सरकार नहीं बना पाई। तो कांग्रेस के लिए तो आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी दुश्मन है। इसलिए अगर जहां आम आदमी पार्टी मुद्दे को हाईजैक करेगी, कांग्रेस उसके पैरेलल खड़ी हो। ये अकेला दिल्ली में नहीं, तमाम जगह होगा। आप देखिएगा जहां जहां आम आदमी पार्टी आगे बढ़ेगी वहां वहां कांग्रेस उसका मुकाबला करेगी, क्योंकि अब ये इंडी गठबंधन वगैरह सब बिखर चुका हुआ है। इनकी विचारधारा अलग अलग है। आज संजय सिंह ने साफ कह दिया, यही बोला ना उन्होंने कि कांग्रेस जो है सीजीपी के धरने को खराब कर रही है। इन्होंने जानबूझ के प्रधानमंत्री आवास के पास, अरे भाई धरना लगाना हर एक का राइट है। इस भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि हर एक इंसान को शांतिपूर्वक ढंग से अपनी बात कहने का, धरना लगाने का, प्रदर्शन करने का अधिकार है। क्या जंतर मंतर में आम आदमी पार्टी वालों ने जाके धरना प्रदर्शन किया? वहां पे आरएसएस मुर्दाबाद के नारे लगे, वहां पे देश विरोधी भी कई नारे लगे। क्या उसका आम आदमी पार्टी वहां जाके धरने में शामिल हुई? वो एक बड़ी बात नहीं है, वो बहुत बड़ी बात है। तो कांग्रेस वहां पे नहीं, उन्होंने कांग्रेस से साफ कहा कि आम आदमी पार्टी ने उसको हाईजैक किया। मनीष सिसोदिया ने जाके वहां पे हाईजैक किया। तो इसलिए इन दोनों के बीच में कई प्रदेश ऐसे हैं जब कांग्रेस को लगता है कि उनकी हार की मुख्य जिम्मेदार आम आदमी पार्टी है, चाहे वो हरियाणा हो, गुजरात हो, गोवा हो। तो कांग्रेस के लिए तो ये बड़ी दिक्कत है कि जहां जहां आम आदमी पार्टी खड़ी हो रही वहां कांग्रेस कमजोर हो रही है। निश्चित तौर पे कांग्रेस को राजनीतिक तौर पे अगर उनको सबसे बड़ी दुश्मन है वो भाजपा से ज्यादा उनको आम आदमी पार्टी है। जी जी, लोकतंत्र की खूबसूरती आपने बताई कि आप अपने भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, आप धरना भी दे सकते हैं, लेकिन धरने की जगह की अगर हम बात करें सुरेंद्र जी, उस पर थोड़ी रोशनी डालिए। पीएम हाउस के बाहर आप धरना दे रहे हैं लोक कल्याण मार्ग पर, और जो कि हाईली सेंसिटिव और हाई सिक्योरिटी जोन है, जिसमें सुरक्षा को लेकर के बहुत हमेशा खतरा बना रहता है, सिक्योरिटी टाइट रहती है। ऐसे में आपका एक अगर हम कहें कि आप अपनी जिम्मेदारी एक रिस्पॉन्सिबल विपक्ष होने की नहीं निभाते हैं और इस तरह का कदम उठाते हैं, तो ऐसे तो अराजक तत्वों को जो है कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट मिलता है, उनको आगे आने का मौका मिलता है। देखिए, इसमें कोई शंका नहीं है। आज का जो धरना था वो ना तो सरकार की तरफ से उसकी परमिशन ली गई थी, और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनकी सुरक्षा सबसे पहले बहुत जरूरी है। अगर वहां पे सुरक्षा में चूक होती है तो इसके लिए कांग्रेस का एक बड़ा अपराध है। हम उसके लिए ये नहीं कह सकते उनके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके लिए अगर कांग्रेस को धरना लगाना था अपनी परमिशन लेनी चाहिए थी। लेकिन वो जो मार्ग जहाँ पे धरना लगाया गया वहां तो प्रधानमंत्री आवास है, आगे 100 मीटर दूरी पे जाके शुरू हो जाता है। तो ऐसे में उनकी सुरक्षा में चूक है।
इसमें कोई निसंदेह नहीं है, और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। इससे अराजकता भी फैलती है। आप संविधान की शपथ लेके सांसद बने हो, आप संविधान की शपथ लेके लोकसभा में विपक्ष के नेता बने हो, तो आपके लिए संविधान से ऊपर कुछ नहीं होता। तो संविधान ये कहता है कि आपको राजनीति में अपनी बात कहने का हक है, लेकिन उसको कानून के दायरे में कहने का हक है। आपको कानून के दायरे में उसकी परमिशन लेनी चाहिए, कानून के दायरे में धरना लगाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि ये प्रस्तावित नहीं था। ये एक तरह से अंदर बैठ के, आपको जैसे मैंने पूर्व में बताया कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं, उनके निवास पे जब उनका जन्मदिन था, वहां पे बैठ के एक बुलाया गया और वहां से निकल पड़े तमाम कांग्रेसी सांसद। लेकिन ये अराजकता है। अगर ये कानून का पालन नहीं करेंगे, कल को मान लीजिए सत्ता का परिवर्तन होता है, आज होता है, 10 साल बाद होता है, इनमें से कोई मंत्री बनेगा, तो क्या वो इसी तरह के काम करेंगे? तब इनके लिए संविधान बदल जाएगा, इनकी धाराएं बदल जाएंगी, इनकी विचारधारा बदल जाएगी, काम करने का तरीका बदल जाएगा। फिर उनको ये लगेगा कि ये जो काकरोच जनता पार्टी वाले हैं या जो जूते हैं, ये धक्का कर रहे हैं, ये सरकार की छवि खराब कर रहे हैं। इसलिए आपकी बात बिल्कुल सही है कि जनता, युवाओं को, कम से कम ये युवाओं को ये मैसेज नहीं देना चाहिए कि आप जहां दिल करें। आप देखिए, अब भारत एक विकास की तरफ चल रहा है। मैं एक एडिटोरियल और खबर भी देख रहा था कि हाइड्रोजन ट्रेन, जिसका प्रधानमंत्री ने अभी उसको शुरू किया, उसके ऊपर पथराव किया जा रहा है। ये कहाँ का तरीका है? क्या हम युवाओं को इस तरफ धकेल रहे हैं? अराजकता इसी को कहते हैं। और प्रेरणा ऐसे लोगों से मिलती है, नेताओं से मिलती है कि इन्होंने तो धरना सड़क पे लगा दिया, जहां दिल करे सड़क रोक दो, बैरिकेड लगा दो। अब हाइड्रोजन ट्रेन के ऊपर पथराव हुआ है, पहली बार हिंदुस्तान में हाइड्रोजन ट्रेन चल गया, और उसके ऊपर पथराव होना छोटी बात थोड़ा है। उसमें राष्ट्र का पैसा लगा है, लोगों के कर का पैसा लगा हुआ है, और लोग, युवाओं को अराजकता की तरफ, ये आंदोलन जो है कई बार बिल्कुल उलट दिशा भी धारण कर सकते हैं, क्योंकि युवाओं को संभालना बहुत मुश्किल होता है। युवाओं को संभालना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ये मैसेज कभी भी सीजीपी के आंदोलन में नहीं जाना चाहिए कि आप जो दिल करे अराजकता फैला दो, जो राष्ट्र के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ, उनकी अपनी विचारधारा आरएसएस की आपको नहीं अच्छी लगती, आप बात कीजिए, अपनी बात कीजिए, लेकिन आप उनकी विचारधारा देश की अगेंस्ट नहीं है। ये नहीं है कि उनकी विचारधारा देशद्रोही है, ठीक है, उनकी अपनी विचारधारा है, राष्ट्रवाद की विचारधारा है, हर एक की अपनी विचारधारा है। लेकिन आप ये नहीं है कि उसको लाके उनको गालियां बकें या कुछ करें। ऐसे लोगों को भड़काया जाना, मैं कहता हूं वो भी दंडनीय अपराध है, उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि युवाओं का रास्ता नहीं भटकना चाहिए। इसमें मुख्य मुद्दा ये है कि नीट और अन्य पेपर जो है वो लीक हुए हैं, ये मामला नहीं होना चाहिए। इसके लिए फुल प्रूफ योजना बननी चाहिए, यही मुख्य मकसद है। ये टारगेट होना चाहिए। उसके लिए टारगेट आरएसएस कहां से आ गई, उसके लिए टारगेट और चीजें कहां से आ गई, तो उसके लिए टारगेट यहाँ प्रधानमंत्री आवास कैसे आ गया? तो आप अपना काम करवाइए। एक विपक्ष की भूमिका ये होती है कि सरकार के ऊपर दबाव बना के अच्छी योजनाओं को बनवाना और उनको अमल में लाना। योजना तो तब बनेगी जब संसद चलने दी जाएगी, बात तो तब होगी चर्चा। आप देखिए, आपकी बात से मैं एक मिनट माफी चाहता हूँ, थोड़ी मैं बात को पूरी कर रहा था। अब कई मुख्य मुद्दे हैं देश में। इथेनॉल का मुद्दा था देश में, और ट्रेड का मुद्दा था, अमेरिकन ट्रेड का मुद्दा था, किसानों का। वो तमाम मुद्दे संसद में उठने थे, तमाम लोगों की बात संसद में जानी थी। अब सारी संसद जो है इसी पे हवाले पे निकल जाएगी, लाठीचार्ज, युवा कांग्रेस, धरना प्रदर्शन। तो जो लोगों के मुख्य मुद्दे हैं, जिनके ऊपर लोग मानसून सत्र का इंतजार कर रहे थे 1 साल से, कि मानसून सत्र में ये चीजें होंगी, वो चीजें होंगी। हम लोग भी बैठे हैं, पंजाब में बैठे हैं, हमें तो अमेरिका से जो ट्रेड हुआ है उसका हमें किसानों के साथ हुआ, उसका क्या फायदा मिलेगा, कौन क्या मुद्दा उठाता है, वो संसद में सारा साफ होना था। लेकिन वो मुद्दे मेरे को लगता है भेंट चढ़ गए इस सारी हंगामे के, तो मुद्दा तो कहीं नजर नहीं आ रहे वो ना। मेरे को लगता है आने वाले दिनों में नजर आएंगे। संसद ठप रहेगी, शोर शराबा, शोरगुल, इसी में काम खत्म हो जाएगा। तो ये विपक्ष की भूमिका नहीं होती है। विपक्ष को इसलिए कमान दी जाती है कि आप आवाम के मुद्दों को जोरदार ढंग से उठाइए, उनको, सरकार को मजबूर कीजिए कि उन मुद्दों को अमल में लाएं, उसकी योजनाएं बनाएं और लोगों तक पहुंचाएं। ये विपक्ष की भूमिका होती है। लेकिन आप देखिएगा जो देश के असली मुद्दे हैं वो अब आपको संसद मानसून सत्र में नजर नहीं आए। जी, तो मतलब आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आगे भी मानसून सत्र बाकी जो है वो ठीक से चल नहीं पाएगा? नहीं, आपके सामने आज से शुरू हो गया। कांग्रेस कैसे चलने देगी? कांग्रेस जितनी आज अग्रेसिव रही है, आगे डिफेंसिव खेलती है कांग्रेस से। पहली बार आज मैंने देखा अग्रेसिव खेल रही है। तो जो निश्चित तौर पे आज इतनी अग्रेसिव है, कल क्या करेंगे वो लोकसभा में? कल हंगामा ही करेंगे। कल आपके सामने कोई मुद्दा उठने नहीं देंगे वो।
इसी मुद्दे के ऊपर बहसबाजी तू मैं करके बाहर वॉकआउट, ये चीजें हो जाएंगी, खत्म हो जाएगी, संसद ठप हो जाएगी। या तो ये है कि मुद्दों को ऑन प्रायोरिटी रखना चाहिए। ठीक है, सीजेपी का मुद्दा है, नीट के पेपर में मुद्दा है, आप उसको फुल प्रूफ कैसे बनाना है, लोकसभा में इसको पारित करवाइए, इस पे कोई कानून बनवाइए, इसके अपराध जो है पेपर लीक का अपराध उम्र कैद की श्रेणी में ले जाइए कि 10 साल की सजा से कम ना हो, और जो भी पेपर लीक में कोई प्रोफेसर पाया या कुछ पाया गया प्रतिबंध कर दिया जाए, उसकी एजुकेशन डिग्रीज के ऊपर कैंसिलेशन कर दी जाए। तो ये बातों को पारित करवाइए, इससे फायदा होगा देश का। तो फायदा जो है उसको देखना चाहिए कि हमें अमल कानून में क्या लाना है। लेकिन ये विपक्ष की भूमिका जो है ये अग्रेसिव भूमिका होती है, इसके अंदर बहुत बड़े बड़े मुद्दे जो है देश के वो ठप हो जाते हैं। और यही अब मेरे को जो लग रहा है, क्योंकि हम लोग इतनी देर से यही चीजें देख रहे हैं, तो आप देखिएगा कल भी हम बात करेंगे कि आपके सामने क्या मुद्दे उठे हैं, क्या उस पर प्रस्ताव पारित हुआ है, क्या सहमति बनी है, कुछ नजर नहीं आएगा। जी, जी। यहाँ पर हम ये टॉपिक इतना बड़ा है सुरेंद्र जी कि इसमें बहुत सी चीजें हैं बात करने के लिए, डिस्कस करने के लिए, लेकिन अब थोड़ा सा हम पंजाब की पॉलिटिक्स पर आते हैं। पंजाब कांग्रेस को लेकर के आज दिल्ली में एक बैठक होने वाली थी जो भूपेश बघेल ने बुलाई थी, 5 सीनियर लीडर्स को बुलाया था, लेकिन ये मीटिंग इस पूरे जो है धरने की वजह से नहीं हो पाई। लेकिन आज की अगर हम तस्वीर की बात करें, जब ये धरना शुरू हुआ था तो हमने देखा कि आज चरणजीत सिंह चन्नी भी पहुंचे हैं, सुखजिंदर रंधावा भी पहुंचे हैं और वडिंग भी पहुंचे हैं। जो नेताओं को इकट्ठा एक टेबल पर लाने की कोशिश की जा रही थी वो इस धरने में दिखाई दिए हैं। अब इसे कैसे समझा जाए? देखिए, कांग्रेस के लिए पंजाब में सबसे बड़ी चुनौती और परीक्षा की कड़ी है कि दोनों गुटों में तालमेल कैसे बनवाओ, क्या तालमेल बनवाना है, बीच का रास्ता निकालना है। अभी तक इसी के ऊपर बैठकें हो गई है और भूपेश बघेल ने एक बार फिर उसमें कोशिश की है। निश्चित तौर पे जो मेरी बात हुई है कि उनको ये चन्नी गुट को आश्वासन दिया गया कोई अच्छा रास्ता निकाला जाएगा, आप आइए बैठ के डिस्कस करते हैं, उनको ये कह के बुलाया गया। तो निश्चित तौर पे अभी जैसे सुखजिंदर रंधावा ने भी कल परसों कहा ऑल इज वेल, अच्छा ही होगा। इसलिए कोई ना कोई ऊपर बात जो है वो सकारात्मक ढंग से चल रही है, जो मेरे को लग रहा है। पर नहीं तो अन्यथा ये सीधा बायकॉट कर दे कि हम नहीं जाएंगे, बार बार दिल्ली बुलाते हैं, हमें भोजन करा के चाय पानी पिला के वापिस भेज देते हैं। बात तो ये है ना कि वहां पे प्रैक्टिकल रूप से आप दिल्ली में बुला रहे हो, वहां पे बैठ के क्या करते हो, आप बात करके उनको वापिस भेज देते हो, या तो उसमें कोई ना कोई फाइनल ऐसा डिसीजन लो, ऐसा फैसला लो कि कांग्रेस जो इतने पंजाब में इतना कांग्रेस वर्कर है वो आपकी तरफ कटाक्ष लगा के देख रहा है, एक टकटकी लगा के देख रहा है, उनको कम से कम पता चले कि कांग्रेस हाईकमान जो है दिल्ली बुलाती है और बैरंग वापस क्यों लौटा रही है। और अभी तक तो इनको बरंग लौटाया जा रहा है, वहां से बुलाया जाता है, थोड़ा ठंडा किया जाता है। और जो मेरे को लगता है कि कांग्रेस अभी यही कर रही है कि मामले को ठंडा करती जा रही है। पंजाब कांग्रेस का जितना मामला पहले तूल पकड़ गया था पहले 3-4 दिन में, अब धीरे धीरे कांग्रेसियों का जो रीढ़ की हड्डी है वो भी नरम पड़ती नजर आ रही है। आप देखिए अब बातों में भी थोड़ी नरमी होने लगी है, तलखी कम होती जा रही है। तो मेरे को लगता है कोई ना कोई रास्ता ऐसा निकल रहा है कांग्रेस का, अभी वो खुल के बात सामने आएगी। लेकिन आज तो हंगामा हो गया, उसकी भेंट चढ़ गया। हो सकता है कल बैठक हो, कल लोकसभा का उसका सत्र भी है, उसके बाद हो सकता है बैठक हो और कोई ना कोई रास्ता निकले। लेकिन ये है कि कांग्रेस में जो इस समय स्थिति बनी हुई है, इससे जो आपको एक बात बताता हूँ, इसमें मेरा अपना जमीनी रूप से सर्वेक्षण हुआ। इतने दिन कांग्रेस की काटो क्लेश चला है, इसमें कांग्रेस का ग्राफ पंजाब में गिरना शुरू हुआ। और ये कांग्रेस लोगों को लगने लगा, हम लोगों को, कि कांग्रेस का तो ये हर बार का ही धंधा, ये हर बार ही लड़ते हैं झगड़ते हैं, इनसे क्या आशा रखी जाएगी। क्योंकि ये मैसेज कन्वे होने लगा कि सब कुर्सी के भूखे हैं। क्योंकि यहाँ पे आम आदमी पार्टी के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान तो खुलेआम बोल रहे हैं कि 6 मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल गए हैं जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन पे कि इनके पीछे तो मुख्यमंत्री और कुर्सी की लड़ाई चल रही है, आपस कांग्रेस तो आपस में लड़ रहे हैं। तो इसका मैसेज जो है जमीन के ऊपर बहुत गलत संदेश जा रहा है। और कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो अगर 2024 का वोट बैंक है लोकसभा में, वो 26.8% था। और इस बीच कुछ बड़ा कांग्रेस का 29% बना। लेकिन अब कांग्रेस तेजी से गिर रहा है। और क्यों गिर रहा है, लोग भी परेशान हो जाते हैं, यार इनका क्या है, तो हर बार यही है, ये कुछ नहीं करेंगे। तो उन लोगों का ध्यान जो है आम वोटर्स का वो दूसरी पार्टियों की तरफ जाने लगा। तो इसका नुकसान निश्चित तौर पे कांग्रेस को पंजाब में जमीन के ऊपर बहुत तेजी से हो रहा है। अगर कांग्रेस संभाल ली अपने आप को तो बच जाएगी, नहीं तो कांग्रेस का ग्राफ इतना बुरी तरह गिर जाएगी कि कांग्रेस आधी सीटों पर रह जाएगी। जी,
हमेशा एक तस्वीर के दो पहलू होते हैं, या कहें एक तस्वीर कैमरे के आगे होती है, कैमरे के पीछे होती है। यहाँ पर आज जो कैमरे ने कैप्चर किया है, मैं थोड़ा वो समझना चाहूंगी। सुखजिंदर रंधावा और चरणजीत सिंह चन्नी बहुत रिजिड थे, नाराज थे हाईकमान से कि भाई हमारी बात नहीं सुनी गई। अब हाईकमान ने समझा दिया कि भाई तुम्हारी बात सुनी ही नहीं जाएगी, वडिंग को जो प्रदेश अध्यक्ष बनाने का फैसला तो वापस नहीं होगा। अब ऐसे में मुझे जहां तक मैं समझ पा रही हूं, मेरे को लगता है आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि अब ये मौका था चरणजीत सिंह चन्नी के पास और सुखजिंदर रंधावा के पास, जो हाईकमान को हमने उस समय नाराज किया है, अब उसको जो है ठीक किया जाए, मतलब डैमेज कंट्रोल किया जाए, ताकि आने वाले चुनावों में जब टिकट वितरण हो तब हमारी बात सुनी जाए। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन कांग्रेस में जो इस समय मौजूदा हालात चल रहे हैं, अब यकीन मानिए यहाँ पे इतने धड़े बन चुके हैं, कांग्रेस के लिए आपस में तालमेल बनाना आसान नहीं हो। चाहे वो चन्नी और राजा वड़िंग में तालमेल बन भी जाए, फिर भी आगे नहीं चलेगा। उसके कई कारण हैं। उसमें जो कारण नाना गुरजीत सिंह है, उनका अपना एक अलग गुट बना हुआ है। परगट सिंह है, उनकी अपनी महत्वाकांक्षा है। आप समझिए, यहाँ पे तृप्त बाजवा हैं, वो प्रताप बाजवा के खिलाफ हैं। आप सुखपाल सिंह खैरा हैं, वो राणा गुरजीत के खिलाफ हैं। नवतेज सिंह चीमा हैं, वो राणा गुरजीत के खिलाफ हैं। तो इनके बीच में कभी तालमेल बन नहीं सकता कांग्रेसियों के बीच में। अगर एक धड़ा मान लीजिए कोई काबिज या बीच में कोई रास्ता निकल भी आएगा, फिर भी ये टिकटों के लिए एक दूसरे से इतना लड़ेंगे। आप देखिएगा आने वाले समय कि एक दूसरे से टिकटों के लिए इतना इनका कटा क्लेश होगा ना, आप वो इतिहास बन जाएगा। क्योंकि हर गुट चाहेगा कि मेरे 5, 7, 10 लोगों को टिकट मिले कम से कम। कल को अगर कांग्रेस जीतती है तो सीएम बनाने की बात हो तो कम से कम मेरे विधायक खड़े हों, मेरे साथ खड़े हों। लेकिन उसके लिए हर आदमी कोशिश करेगा मेरे गुट से टिकट मिले। लेकिन कांग्रेस किस किस को टिकट देगी? एक विधानसभा क्षेत्र में एक कोई चुनाव लड़ाया जाएगा, अब वहां 4 को तो लड़ाया नहीं जाएगा। प्रताप बाजवा के अपने बंदे हैं हर विधानसभा क्षेत्र में, चन्नी के अपने हैं, राजा वड़िंग के अपने हैं। तो कैसे होगा समन्वय? ये बनेगा ही नहीं। तो इसलिए अभी तो पहले चरण पे ही कांग्रेस जो है एक दूसरे से उलझी हुई है। और जब टिकट की बारी आएगी, एक एक सीट पे 5-5 दावेदार नजर आएंगे। एक बाजवा का होगा, एक राणा गुरजीत का होगा, एक चन्नी का होगा, एक परगट का होगा, एक वड़िंग का होगा। ये आपस में उलझेंगे, फिर टिकट के लिए झगड़ा होगा। तो इसलिए अभी कांग्रेस जो है बहुत दूर है। अभी तो पहले चरण पे ही कांग्रेस जो है अभी उलझी हुई है। अभी तो इसके बाद के फेज जो है और भी सीरियस है और भी खतरनाक है, जिनसे कांग्रेस को जूझना पड़ेगा। जी, कांग्रेस अपने आप में अपने लिए एक चैलेंज है। यानी कांग्रेस जो है, कांग्रेस को दुश्मनों की जरूरत नहीं है, कांग्रेस के अपने ही लोग उसके दुश्मन हैं।